हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर अमन सिंह, आपका फिजिक्स गुरु भैया, और स्वागत करता हूं आपका द गुरु भैया के इस नए फिजिक्स सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का रिवीजन एक्सप्रेस। और प्रॉमिस करता हूं मेरे भाई, जितना बोरिंग लगता है नाम से उतना ही मजेदार लगेगा जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो एक काम करो, माइंड को फ्रेश रखो, दिमाग को थोड़ा फिजिक्स मोड में लाओ और चलो शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का रिवीजन एक्सप्रेस। अब ध्यान दो भाई, तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करने वाले हैं, ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, मैग्नेट के बारे में, कि मैग्नेट क्या होता है। अब देखो, मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है ना भाई, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे ध्यान से देखो, अगर आयरन है, अगर निकेल है, या फिर कोबाल्ट है, तो ये सब मैग्नेटिक मटेरियल है और इन सबको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी जिस ऑब्जेक्ट के पास होती है वही क्या कहलाता है भाई, तुम्हारा मैग्नेट कहलाता है। और उसके पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब ध्यान से देखो, बार मैग्नेट क्या होता है भाई, देखो बार मैग्नेट एक स्ट्रेट रेक्टेंगुलर मैग्नेट होता है जिसके पास दो पोल होते हैं। एक एंड पे क्या होता है, नॉर्थ पोल, और दूसरी एंड पे क्या होता है, साउथ पोल। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो इसके पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है। ये मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? दूसरा क्या है, देखो भाई, बार मैग्नेट के पोल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक पोल हमेशा पेयर में होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा साथ में होते हैं। कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है मेरे भाई। क्लियर है कि नहीं? नॉर्थ पोल तुमको अकेला नहीं मिलता है, तुमको साउथ पोल अकेला नहीं मिलता है। अब ध्यान से देखो भाई, देखो जो लाइक पोल होते हैं ना, लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन जो अनलाइक पोल होते हैं भाई वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, मैग्नेट के पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। अगर किसी भी बार मैग्नेट को तुम फ्रीली सस्पेंड करा देते हो तो वो अपने आप को नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में अलाइन करा लेता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो भाई, बार मैग्नेट के किनारे किनारे पे, उसके एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मैग्नेटिक ताकत ज्यादा होती है, और सेंटर पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है, वीक होती है। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से देखो भाई, अब आगे बढ़ते हैं और किसके बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब देखो, जैसे मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस, मैग्नेट के चारों तरफ का वो सराउंडिंग, जहां पे कोई मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फोर्स महसूस कर सके, उसी स्पेस को तुम क्या बोल देते हो, मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हो। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के चारों तरफ का इमेजिनरी लाइन होता है, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब ध्यान से देखो भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ना, देखो यहाँ पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से पता कर सकते हैं। अब देखो भाई, मैग्नेट के बाहर बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है भाई वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। क्लियर है कि नहीं? अब देखो भाई, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, देखो सबसे पहला ये है ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है, आउटसाइड द मैग्नेट। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर इनसाइड द मैग्नेट की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, मतलब वो एक क्लोज्ड कंटीन्यूअस कर्व बनाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान से देखो, देखो भाई, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? ध्यान से देखना, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन बन जाएगी, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की ताकत ज्यादा होती है, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होते हैं वहां वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब ध्यान से देखना, पोल्स पे देखो, ये पोल है और ये पोल है, तो पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड डेंस होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं, वहां पर उसकी ताकत ज्यादा होती है, लेकिन पोल से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो जाएगी, तो वहां पर उसका स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं?
अब ध्यान से देखो भाई, अब इसके बाद से आगे बढ़ते हैं और हम लोग ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। अब देखो होता क्या है, ऑरस्टेड ने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने ये बताया था भाई कि अगर तुम किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो कराते हो ना तो क्या बना देता है, मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। क्या किया था, उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखो। उन्होंने क्या किया था कि एक स्ट्रेट वायर को एक कंपास नीडल के पास लेकर के गए और उन्होंने ये देखा कि कंपास नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि करंट नहीं था ना भाई। अब ध्यान से देखो, जैसे ही देखो यहां पे करंट नहीं फ्लो कर रहा है, कोई डिफ्लेक्शन तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है कि नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने करंट को फ्लो कराया तो ये देखा कि कंपास का नीडल क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। देखो यहाँ पे डिफ्लेक्ट नहीं हुआ और यहाँ पे क्या हो गया है, डिफ्लेक्ट हो गया है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये कि करंट क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्लियर है कि नहीं। अब देखो अगर तुमने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो जो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा था वो अपोजिट होने लगा। यहां पे ऐसा डिफ्लेक्शन था और यहां पे ऐसा डिफ्लेक्शन हो गया। ये क्या बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या हो गई, बदल गई। क्लियर है कि नहीं। तो ये जो ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट है ये बताता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, यहां पे ये मालूम चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। क्लियर है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से ही क्या बनता है, मैग्नेटिज्म। अब ध्यान से देखो भाई, अब आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान दो। तो देखो अगर हमारे पास क्या है ना, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से होता क्या है ना भाई कि उसके चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्लियर है कि नहीं। क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है और अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो वो अपने चारों तरफ क्या बना देता है, मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। क्लियर है कि नहीं। मतलब ये कि अगर किसी स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो करता है तो ऑल अराउंड क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखो उस मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा होता है, तो ध्यान से देखोगे ना भाई, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप होता है भाई। बात समझ में आ रहा है। ध्यान से देखो, अगर ये हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, देखो एक सर्कल है, फिर एक और सर्कल है, ऐसे क्या बन रहा है, बहुत सारे सर्कल बन रहे हैं और सभी का सेंटर क्या है, ये वायर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप बनता है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान से देखोगे तो वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है भाई। क्लियर है कि नहीं। लेकिन अगर तुम वायर से दूर जाओगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। पास में हो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। अब ध्यान से देखो, इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को तुम कैसे पता लगाओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखो, अगर ये हमारे पास एक वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल तुम अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और तुम्हारी फिंगर्स जो कर्ल होंगी, ये कर्लिंग का डायरेक्शन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ध्यान से देखो, तुम क्या करोगे, वायर को अपने राइट हैंड में होल्ड करोगे, तुम्हारा जो थंब है ना भाई वो करंट के डायरेक्शन को बताएगा और तुम्हारी फिंगर जिधर कर्ल होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। करंट ऊपर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट नीचे है तो इसको ऐसे पकड़ोगे, ऐसे करंट नीचे है तो ये मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखोगे ना भाई, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, वायर से दूर मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर तुम्हारा करंट कैसा है, अगर तुम्हारा करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ध्यान से देखना, अगर तुम्हारा करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा। इस बात को तुम ध्यान में रखोगे भाई। क्लियर है कि नहीं। देखो ये तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल है, करंट किधर है, ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बनेंगी, अगर करंट नीचे होता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बनती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आगे बढ़ते मेरे भाई। अब ध्यान से देखो, अब ये बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, क्लियर है कि नहीं, तो उसके वजह से भी क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो भी एक छोटे से बार मैग्नेट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। और उसके मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा होता है भाई, ध्यान से देखो, तो ये तुम्हारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है। तो अगर इस छोटे से पोर्शन को देखोगे ना भाई, तो यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, अगर करंट ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे करंट कैसा भाई, नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा। क्लियर है कि नहीं।
तो वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होती है, लेकिन जब तुम वायर के सेंटर में जाओगे ना भाई तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोल रहा है? देखो, नियर द वायर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है? सर्कुलर होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होती है, लेकिन वायर के सेंटर में, कॉइल के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है भाई वो ऑलमोस्ट क्या होती है? स्ट्रेट होती है। क्लियर है कि नहीं? एक बात और ध्यान से देखोगे, वायर के इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इसके सेंटर में बनता है। अब देखो, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। एक बात ये बताओ कि अगर ये तुम्हारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है ना भाई वो कैसा फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? और इसमें कैसा करंट फ्लो कर रहा है? इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। अब ध्यान से देखना, अगर तुम्हारा करंट क्लॉकवाइज है तुम अपने फिंगर्स को ऐसे मोड़ दो। अब यहां पे तुम्हारा थंब अंदर की तरफ जा रहा है तो क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर है कि नहीं? थंब अंदर गया, ये क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड को। और मैग्नेटिक फील्ड यहां से अंदर जा रहा है और अंदर किसमें जाता है? साउथ पोल में। तो ये फ्रंट फेस क्या हो गया? साउथ पोल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे तुम्हारी फिंगर ऐसे कर्ल होंगी क्योंकि करंट एंटी क्लॉकवाइज है। इस केस में तुम्हारा थंब बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है? बाहर। और किससे बाहर आती है? नॉर्थ पोल से। तो ये कौन सा पोल हो जाएगा? नॉर्थ पोल। क्लियर है कि नहीं? तो अगर करंट तुम्हारा क्लॉकवाइज है तो फ्रंट फेस साउथ पोल, अगर करंट तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है तो फ्रंट फेस नॉर्थ पोल। ये तुम ध्यान में रखोगे भाई। क्लियर है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, अब इसके बाद हम बात करेंगे भाई कि सोलेनॉइड क्या होता है। देखो, अगर हमारे पास एक इंसुलेटेड वायर है और उसको अगर हम लोग हेलिकल शेप में बना देते हैं, उसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न बना देते हैं, तो वही क्या बन जाता है? सोलेनॉइड। क्या बोल रहा है भाई? सोलेनॉइड एक लॉन्ग कॉइल होता है इंसुलेटेड वायर का जिसमें बहुत सारे टर्न होते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है? ध्यान से देखोगे, सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है? देखो, ये तुम्हारे पास एक सोलेनॉइड है और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है? वो स्ट्रांग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उस सोलेनॉइड के अंदर। अंदर कैसा है? स्ट्रांग है और कैसा? यूनिफॉर्म, एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर तुम सोलेनॉइड के बाहर बात करोगे ना भाई, तो सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा? तो बहुत वीक होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है? वीक होता है। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, तुम्हारा सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि इसका एक एंड क्या होता है? साउथ पोल, यहां से फील्ड लाइंस जाती है। इसका एक एंड क्या होता है? नॉर्थ पोल, यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? तो ध्यान से देखोगे, क्योंकि इसका एक एंड नॉर्थ पोल है, दूसरा एंड साउथ पोल है, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है? बार मैग्नेट के जैसा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, ये जो मैग्नेटिक पोल का जो डायरेक्शन है ना भाई, वो हम बदल सकते हैं। कैसे? देखो, ये तुम्हारा पॉजिटिव है, ये तुम्हारा निगेटिव है। करंट का डायरेक्शन है ये साउथ, ये नॉर्थ है। अगर इसको तुम प्लस कर दोगे, इसको तुम माइनस कर दोगे तो करंट रिवर्स हो जाएगा, तो मैग्नेटिक पोल भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखो, अगर तुम करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दोगे तो नॉर्थ और साउथ पोल भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अगर इसको तुम प्लस इसको माइनस कर दोगे तो ये नॉर्थ और ये क्या हो जाएगा? साउथ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, सोलेनॉइड का यूज कहां करते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, और कहां करते हो? इलेक्ट्रिक बेल बनाने में, और तुम रिले या मोटर बनाने में यूज करते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, हम बात करते हैं किसके बारे में? परमानेंट मैग्नेट के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। ध्यान से देखो, देखो, परमानेंट मैग्नेट के पास मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी परमानेंटली होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी तभी होती है जब इसमें कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है कि नहीं? परमानेंट मैग्नेट को मैग्नेटिज्म दिखाने के लिए करंट की नीड नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए करंट चाहिए होता है। परमानेंट मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी दिखाता है जब क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, परमानेंट मैग्नेट के स्ट्रेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को चेंज किया जा सकता है करंट के मैग्नीट्यूड को बदल करके। अगर करंट बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, अगर करंट कम कर दोगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, इसके मैग्नेटिज्म को तुम ऑन या ऑफ नहीं कर सकते हो, लेकिन इसके मैग्नेटिज्म को तुम ऑन या ऑफ कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो भाई। क्लियर है कि नहीं? परमानेंट मैग्नेट का कोर मटेरियल स्टील होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर मटेरियल आयरन होता है। एग्जांपल देख लो भाई, बार मैग्नेट और कंपास ये परमानेंट मैग्नेट है, और इलेक्ट्रिक बेल, रिले या क्रेन ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान से देखो भाई, ध्यान दो। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है ना, और अगर तुम उस करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो ना भाई,
तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। किसने बताया था? माइकल फैराडे ने। बात समझ में आ रहा कि नहीं? क्या बोल रहा है भाई कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो ना भाई, तो होता ये है वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता, फोर्स महसूस करता है, क्योंकि उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, दोनों आपस में इंटरेक्ट होते हैं, जिससे क्या लगता है उस पर फोर्स काम करता है, उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, देखो ये तुम्हारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है ना, और हम लोगों ने क्या किया है, इसको नॉर्थ और साउथ पोल के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। बात समझ में आ रहा है? इस पे क्या काम करेगा? मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। अब ध्यान से देखना, तो होता ही है ना भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं, उस मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? अगर हम लोग क्या करें, इस करंट के डायरेक्शन को बदल दें। ध्यान से देखना, अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है तो इस केस में फोर्स भी क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग क्या करेंगे भाई, देखो अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो फोर्स भी रिवर्स हो जाता है, तो वायर दूसरे डायरेक्शन में मोशन करना चालू कर देता है। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, अगर तुम करंट को वही रहने दो, अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड को बदल दो, जैसे अगर नॉर्थ पोल को ऊपर कर दो और साउथ पोल को नीचे कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। अगर ये रिवर्स हो जाएगा ना भाई, तो फिर से फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अब इस केस में फिर से वो दूसरी तरफ क्या करेगा? मोशन करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, अगर यहां पे करंट ऐसे आ रहा है, तुम करंट को ऐसे कर दो और नॉर्थ पोल को ऊपर कर दो, साउथ पोल को नीचे कर दो, मतलब ये कि तुम करंट को भी रिवर्स कर दो और मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या कर दो? रिवर्स कर दो। अगर दोनों को रिवर्स कर दोगे ना भाई, तो इस केस में फोर्स का जो डायरेक्शन है वो वही रहेगा जो पहले था, वो नहीं बदलेगा। क्लियर है कि नहीं? इस बात को समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई। अब ध्यान से देखो, अब ये बताओ, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स काम करता है वो फोर्स किस पे डिपेंड करता है? तो पहला क्या, इस नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, बी पे। बात समझ में आ रहा है? इस करंट कैरिंग कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, आई पे। और ध्यान से देखो, इस कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है, कितना लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो एल पे भी क्या करता है? डिपेंड करता है। और डिपेंड करता है ना भाई, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है। बात समझ में आ रही है? चार चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे? बी पे, आई पे, एल पे और थीटा पे। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? बी आई एल साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो इस केस में फोर्स तुम्हारा मैक्सिमम हो जाता है, और कितना हो जाता है? बी आई एल। और अगर ये थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, इस केस में तुम्हारा फोर्स मिनिमम हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तुम हमसे ये पूछोगे कि भैया आप ये बताइए कि इस पे जो फोर्स काम करेगा, इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता करोगे? तो हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ध्यान से देखो, उस फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है? देखो ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड है, तुम अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को, थंब को, 4 फिंगर को और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के राइट एंगल पर रख दो। रख दिए? जब एक दूसरे के राइट एंगल पर रखोगे तो ये इसमें तुम लगाओगे एफ बी आई, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। थंब किसको बताएगा? फोर्स के डायरेक्शन को। मैग्नेटिक फील्ड किसको बताएगा? नहीं, ये 4 फिंगर किसको बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। और ये मिडिल फिंगर किसको बताएगा? करंट के डायरेक्शन को। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास एक बात ये बता दो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड का। 4 फिंगर किधर रखोगे? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखोगे। अब बताओ भाई, करंट कैसा फ्लो कर रहा है? करंट तुम्हारा ऐसे फ्लो कर रहा है बाहर की तरफ आ रहा है, तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है। फोर्स किधर काम करेगा? ऊपर। देखो फोर्स किधर काम कर रहा है? ऊपर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तुम्हारा क्या होता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो किस लिए यूज किया जाता है? फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए। क्या बोल रहा है? थंब को, 4 फिंगर को, मिडिल फिंगर को लेफ्ट हैंड के इस तरीके से रखो कि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम्हारा 4 फिंगर किसको बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड को। मिडिल फिंगर किसको बताएगा? करंट को। और थंब किसको बताएगा भाई? फोर्स के डायरेक्शन को, कि भाई तुम्हारा मूव किधर कर रहा है। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं किसके बारे में? डायरेक्ट करंट के बारे में और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। क्या होता है? देखो भाई, देखो डायरेक्ट करंट क्या होता है? जिसके पास केवल और केवल एक ही डायरेक्शन होता है, जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट करंट। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जो अपने डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, जो डायरेक्ट जो डीसी करंट होता है ना भाई, उसका डायरेक्शन फिक्स होता है हमेशा प्लस से माइनस की तरफ, बैटरी के प्लस से बैटरी की माइनस की तरफ।
लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ये अपने डायरेक्शन को बार बार क्या करता है, रिवर्स करता रहता है। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, अगर तुम डीसी की बात करोगे तो डीसी में जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है ना भाई, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन एसी की बात करोगे तो यहां पे जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो लगातार टाइम के साथ चेंज होता रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, अगर तुम डीसी के सोर्स के बारे में बात करोगे, डीसी का सोर्स क्या है? सेल, बैटरी या डीसी जनरेटर। और एसी का सोर्स क्या है? एसी जनरेटर और पावर स्टेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब देखो, डीसी का डायरेक्शन तो चेंज नहीं होता है, अगर डायरेक्शन नहीं चेंज होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है। और जो एसी का फ्रीक्वेंसी होता है वो इंडिया में कितना होता है भाई? 50 हर्ट्ज। मतलब वो 1 सेकंड में 50 साइकिल बनाती है, 1 सेकंड में 100 टाइम्स अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, अगर डीसी की बात करोगे तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है जिसको लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट किया जाता है। तो बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर एसी की बात करोगे तो इसमें एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है, इसीलिए इसको लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट किया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यूज क्या होता है भाई? ध्यान से देखोगे तो डीसी का यूज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज करते हो, सर्किट में यूज करते हो। लेकिन एसी का यूज क्या है? होम्स में, स्कूल में और इंडस्ट्रीज में एसी करंट का यूज होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका सिंबल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन। और ये कैसा होता है? साइनोसोडल होता है, साइन का ग्राफ होता है इसमें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। भाई ध्यान से देखो, तो अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो ध्यान से देखोगे, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम 3 वायर के बारे में बात करते हैं, 3 वायर्स के बारे में। कौन कौन सा? सबसे पहले बात करते हैं लाइव वायर के बारे में, उसके बाद से बात करते हैं न्यूट्रल वायर के बारे में, और फिर बात करेंगे अर्थिंग के वायर के बारे में। अब देखो होता क्या है, तुम्हारा जो लाइव वायर होता है ना भाई, वो रेड कलर का या ब्राउन कलर का होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और लाइव वायर में हाई पोटेंशियल होता है, इसके पास अप्रोक्सीमेट 220 वोल्ट का पोटेंशियल होता है। और ये क्या करता है? ये लाइव वायर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात करते हैं न्यूट्रल वायर के बारे में, तो ये ब्लू या ब्लैक कलर का होता है भाई, इसके पास 0 पोटेंशियल होता है, इन दोनों के बीच में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये सर्किट को कंप्लीट करता है, ये वापस करंट को रिटर्न करता है भाई, सर्किट कंप्लीट करता है। कौन? न्यूट्रल वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, अगर अर्थिंग वायर के बारे में बात करोगे तो अर्थिंग वायर या तो ग्रीन कलर का होता है या तो ग्रीनिश येलो कलर का होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके पास भी क्या होता है? 0 पोटेंशियल होता है और ये एक सेफ्टी वायर होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखोगे, ये क्या कर सकता है? ये यूजर को क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करता है, तो अगर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इलेक्ट्रिक करंट आ गया, तो वो इलेक्ट्रिक करंट किसी यूजर को ना लगे, कोई शॉक में महसूस हो, उसके लिए क्या किया जाता है? अर्थिंग के वायर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है कि नहीं? देखो, ये हमारा हाउस होल्ड वायरिंग है, इसमें ये कौन सा वायर है? लाइव वायर। किस कलर का है? रेड कलर का। कितना पोटेंशियल है? 220 वोल्ट। बात समझ में आ रहा है? ये न्यूट्रल वायर है, किस कलर का है? ब्लैक कलर का। कितना पोटेंशियल है? 0 वोल्ट। इन दोनों के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस होता है? 220 वोल्ट का। और ये कौन सा वायर है भाई? अर्थिंग का वायर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, ये दोनों वायर घर के अंदर जा रहे हैं, ये लाइव वायर है, ऐसे गया इस तरीके से और जाकर किस में जुड़ गया? सॉकेट में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तुम्हारा लाइव वायर है, 220 वोल्ट का पोटेंशियल, न्यूट्रल वायर है 0 वोल्ट का पोटेंशियल, और ये अर्थिंग का वायर है जहां से ऐसे बाहर चला गया। ठीक है कि नहीं? अब देखो, जैसे यहां पे तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये मैडम क्या कर रही है? अगर यहां पे ध्यान से देखोगे तो यहां पे कोई ग्राउंडेड नहीं है, कोई अर्थिंग का वायर नहीं लगा हुआ है। और जैसे ये इस वॉशिंग मशीन को टच करती हैं तो सर्किट कंप्लीट होता है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से ऐसे करंट फ्लो करके जाता है और इनको इलेक्ट्रिक शॉक महसूस होता है। लेकिन यहां पे देखोगे तो ग्रीन कलर का एक अर्थिंग वायर लगा हुआ है। तो इस केस में क्या होता है? जो करंट ऐसे फ्लो करके जाना चाहिए था वो अर्थिंग के वायर से फ्लो करके जाता है और इनको इलेक्ट्रिक शॉक महसूस नहीं होता है। तो अर्थिंग का वायर एक सेफ्टी वायर होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? शॉर्ट सर्किट के बारे में। अब देखो, नाम से मालूम चल रहा है सर्किट का शॉर्ट हो जाना। होता क्या है? ध्यान से देखोगे, देखो भाई, जैसे अगर ये तुम्हारे पास कौन सा वायर है? लाइव वायर। ये कौन सा वायर है? न्यूट्रल वायर। क्लियर है कि नहीं? होता ये है कि ये न्यूट्रल वायर जाकर यहां पे जुड़ना चाहिए था, लेकिन ये न्यूट्रल वायर जाकर के यहीं पे जुड़ जाता है, और यहां पे क्या होता है भाई? लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो सर्किट का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है
और सर्किट में करंट इन्फिनिटी हो जाती है, और करंट बढ़ने की वजह से वायर बहुत ज्यादा हीट होता है, और हीट होने से आग लग सकती है। भाई ध्यान से देखो, ये क्या होता है, शॉर्ट सर्किट तब होता है जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिससे सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत लो हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाता है, और सर्किट में करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे वायर क्या होता है भाई, हीट होता है, और इसमें आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जलने की संभावना बढ़ जाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब किसके बारे में बात करोगे भाई, ओवरलोडिंग के बारे में। अब देखो क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास एक सिंगल सॉकेट है, ध्यान से देखो, ये एक सिंगल सॉकेट है, तुमने इसी सिंगल सॉकेट में क्या किया है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को लगा दिया है। क्लियर है कि नहीं? अब देखो होता क्या है, होता ये है, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एक ही सर्किट में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो इस केस में उस सर्किट में जो करंट होता है ना भाई, वो सेफ्टी लिमिट को एक्सीड कर जाता है, सेफ्टी लिमिट से भी ज्यादा करंट फ्लो करना चालू कर देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जिससे होता क्या है, एक्सेस करंट फ्लो होने की वजह से वायर ओवरहीट होता है, जिससे या तो फ्यूज मेल्ट होगा या तो एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। अगर दोनों नहीं लगाए हो तो घर में आग लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है भाई। अब देखो, अगर तुम इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बात करते हो, ये क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो घर के बाहर लगता है सर्किट में। ये क्या काम करता है भाई, देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज एक बहुत पतला सा वायर होता है, देखो ये बहुत पतला सा वायर है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जिसका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये क्या काम करता है, अगर सर्किट में एक्सेस करंट फ्लो करता है ना भाई, तो ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट कर लेता, बचा लेता है। मतलब ये क्या है, सैनिक है। मैंने बताया था कि नहीं, ये सैनिक है जो घर के बाहर रहता है, जो घर के अंदर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखो, इसका यूज क्या होता है। सबसे पहला काम, प्रोटेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचाता है कि नहीं? ये क्या करता है भाई, ये शॉर्ट सर्किट को भी प्रिवेंट करता है ताकि घर में आग लग सके। क्लियर है कि नहीं? अगर शॉर्ट सर्किट होगा, एक्सेस करंट फ्लो करेगा, तो ये खुद मेल्ट होता है और सबको बचा लेता है। अब ध्यान से देखो कि भाई, अगर ओवरलोडिंग होता है तो भी ये मेल्ट हो जाता है और सर्किट को बचा लेता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डोमेस्टिक वायरिंग में ये सेफ्टी इंश्योर करता है। क्लियर है कि नहीं भाई? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आज के फिजिक्स का फंडा। अगर कहीं अटके हो या लगता है कि भैया ये टॉपिक नहीं समझ आए, तो सीधा कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं खुद आंसर करूंगा, टेंशन मत लो। और हाँ, तुम लोग से एक रिक्वेस्ट है भाई, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहा हो ना, तो अभी के अभी 2-4 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड को सॉल्व करो। और एक बात और, जो चीज तुमको इजी लगी, शायद वो किसी को टफ लगे, तो एक छोटा गेस्चर करो मेरे भाई, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। मैं हूं अमन भैया, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहो मेरे भाई, और फिजिक्स से दोस्ती बनाते रहो।